होता था वह तो सामान्य वेतन, पेंशन आदि के मद में खर्च हो जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, यह जो पूंजी बनती है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इसके बारे में विशेषज्ञों के जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। नीति आयोग हो, रिजर्व बैंक हो या अन्य वित्तीय संस्थान हैं, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं कि अगर हम एक पैसा लगाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो वह बदले में 5 से 6 गुना रिटर्न करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यानी रोजगार भी उससे सृजित होते हैं, लोगों के जीवन को भी आसान बनाने में वो योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश में आपके यहां 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वह 71,000 करोड़ रुपए के आसपास था और आज यह है 1,77,000 करोड़ रुपए से अधिक का। आप अनुमान करें कि सरकार किस रूप में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये चीज और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, ऐसा नहीं कि इसमें हम कहीं पीछे हों, सबसे ज्यादा देश के अंदर है, सबसे ज्यादा। मैंने परसों भी इस बात को कहा था कि हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक में उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना पैसा जमा करता था उसका केवल 43 से 44% ही उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हो पाता था। हम लोगों ने इसको बढ़ाया, जब उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हुआ, तो आज ये लगभग 61-62% तक पहुंच चुका है। यानी लगातार वह पैसा, यूपी का पैसा यूपी में लगे, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों ने अपने रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आप रोजगार की बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होना चाहिए और सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है एमएसएमई। जिस राज्य के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सस्ता मैन पावर होगा, कुशल मैन पावर होगा, वह राज्य बड़े औद्योगिक निवेश को करने में सफल हो सकता है। 17 के पहले ये संभावनाएं थीं, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हमने बनाए हो, ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो प्रोत्साहन दिया उनको। मुरादाबाद का ब्रास वर्षों से चला रहा है, सदियों से चला रहा है। फिरोजाबाद का ग्लास सदियों से है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का सदियों से चली आ रही परंपरा है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों से परंपरागत चली आ रही परंपरा है। भदोई की कालीन सदियों की परंपरा है। लेकिन ये सब हताश और निराश थे। इनका कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पोषता नहीं था। सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इनको सर्वे करके इनको कहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में,
मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में कहां पे हो सकता है, सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई यूनिट, इस यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। उससे रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, स्वरोजगार उससे प्राप्त हो रहा है। हर एक एमएसएमई यूनिट को हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और हर एक एमएसएमई जो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। 5 लाख का ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, परंपरागत रूप से भी जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, क्या स्थिति थी उनकी? आप तो इतने पुराने आदमी हैं, ग्राम स्वराज की चर्चा करते थे। ग्राम स्वराज प्रदेश के अंदर, ये ग्राम स्वराज जहां गांव हर एक चीज को लेकर गांव के अंदर गांव अपनी योजनाएं बनाता था, गांव अपनी योजनाओं को लागू करता था, गांव अपने अंदर सारी व्यवस्थाओं को लागू करता था और ये पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी गांव के अंदर ही हुआ करती थी। किसी चीज के लिए किसी पे निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे हमारे। गांव के अंदर नाव भी होता था, गांव के अंदर कारपेंटर भी होता था, गांव के अंदर राजमिस्त्री भी होता था, गांव के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति होता था। एक दूसरे पर सबकी व्यवस्था निर्भर होती थी और व्यवस्था संचालित होती थी, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ती थी। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के एक सौहार्द भी था, संपन्नता भी थी, लोग अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन परिणाम क्या है? 2000 यानी लगातार इसमें गिरावट आई और अंततः 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। टूल किट वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टूल किट उपलब्ध करवाने प्रारंभ किए हैं, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है, बैंकों से सस्ते में लोन देना प्रारंभ किया है। प्रदेश के ही युवाओं के लिए जो हम लोगों ने स्कीम लागू की, उस स्कीम के अंतर्गत ही ये सीएम युवा की वह योजना है जिस स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी के साथ ही हम लोग मार्जिन मनी देने के साथ ही गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त, पहले चरण में 5 लाख रुपए का, दूसरे में 7.5 लाख का और तीसरे में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उसको बैंक से लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर 1,10,000 से अधिक नौजवानों को सीएम युवा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद की है। और मैं एमएसएमई मंत्री से कहूंगा कि एक बार वह आपकी बात आपने जिन नौजवानों को बताया है आप दीजिए, और मैं मानता हूं हर जनप्रतिनिधि को रुचि लेनी चाहिए, उन नौजवानों का प्रशिक्षण हो और फिर उसके अनुसार वो बैंक से लोन लेंगे तो उसका सब कुछ तो सरकार को देना है। वो मूलधन वापस कर दें, जो भी उसमें मार्जिन मनी के बाद जो मूलधन बचता है उसको वापस कर देगा तो उसका बहुत अच्छा काम हो। लेकिन काम उसको क्या करना है इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और ये प्रशिक्षण विभाग करा रहा है। हर जनपद में हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये चीजें भी आपको दिखानी पड़ेगी, इसको हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो चीजें आपने यहां पे कही हैं, दूसरा है जो नीति आयोग देश के अंदर देश की नीतियों के निर्माण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग ने देश के अंदर जो अपनी रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने देश के अंदर फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है। और उन्होंने कहा है कि व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि सुदृढ़ राजस्व स्थिति
और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने प्रस्तुत किया है और वह भी यह इस सदन के सामने, आपके सामने वो चीजें सब कुछ आपके सामने यहां प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कह सकते हैं ये जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक देश के अंदर उन राज्यों में माना जाता है जो हर एक स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्क से आज हम लोग एक ऐसे स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्क स्टेट से आप स्टेबल और निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और उस राज्य ने अपने आप को उस रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश की आज की नई पहचान बनी है और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है, अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। आज हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं और उसी दिशा में आज प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास, ये बजट उसी का परिणाम है और उसी को हम आगे बढ़ाने के क्रम में आज यहां पर आए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जो अन्य विभिन्न मुद्दों पे जब चर्चा करने से पहले इस बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनकी ओर भी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम माननीय सदस्य उन सभी की पॉइंट के बारे में जानने की इच्छुक होंगे कि जो कुछ बातें यहां पे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही थी वह आखिर क्या है और उसके परिणाम कैसे सामने आने वाले हैं। खासतौर पर इंडस्ट्री 5.0 की चर्चा, हम वर्तमान में इंडस्ट्री 4.0 में चर्चा तो करते हैं। आपने आज देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहली बार EI इम्पैक्ट समिट दिल्ली के अंदर चल रहा है। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समिट में उपस्थित थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश। भारत एक उस फील्ड का एक नया लीडर बनकर के उभरा है और उस दिशा में इंडस्ट्री 4.0 ने तो हमें ऑटोमेशन की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ, बिग डेटा और EI के माध्यम से हमारी बढ़त बढ़ाई। आज वहीं ये जो नया 5.0 की जो एक इंडस्ट्री जो 5.0 की हम बात कर रहे थे, इसमें अब जो टेक्नोलॉजी केंद्रित जो नया मॉडल सामने आ रहा है वह मानव केंद्रित और मूल्य आधारित एक औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना पर आधारित होना है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है EI, आज औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख एनेबलर बनने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में कहा है और इसी दिशा से
जिन मुद्दों पर हम लोग यहां पे आज चर्चा कर रहे हैं और मुझे देख के जहां एक ओर थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, जो इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई हैं उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर इस बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, खासतौर पर डाटा सेंटर की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जो स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की बात की है। डाटा क्या है और इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण के साथ में मैं माननीय सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे इसका इंपैक्ट होता है और कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है। प्रभाव क्या है इसका, कैसे हो सकता है। यानी डाटा के बारे में आज पूरी दुनिया के अंदर यह मान्यता है। पहले एक समय था जब दुनिया के अंदर ऑयल इकोनॉमी मानी जाती थी, यानी जिसके पास तेल है अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। बाद में जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी आई, जिसको आप आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, या फिर अलग अलग समय में आई जिसका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में जो हमारा मानना है कि, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि एआई आज के समय का जो सबसे बड़ा वो बनने जा रहा है, वो एआई बनने जा रहा है। और एआई ही ऑयल का स्थान लेने वाला है, और किस रूप में लेने जा रहा है इसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो डाटा सेंटर की है। और डाटा सेंटर की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर ने अपने कई कदम बढ़ाए हैं। हमने उसके लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।